कि हमको ना 2 ट्राइंगल्स दे रखे होते हैं, कभी कभी 2 कभी कभी 3 ऐसे ट्राइंगल्स होते थे। उन ट्राइंगल्स के बारे में ये पूछा जाता था कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं ट्राइंगल्स, कि अगर एक ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे ट्राइंगल जैसा है, जैसे हमने ये बोला कि अगर मान लीजिए हमने किसी एक कंपनी के हमने किसी स्कूटर की बात करी, जैसे होंडा का एक्टिवा आता है, तो हम अगर उस स्कूटर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक मॉडल पर्टिकुलर परचेज़ करते हैं तो और हमारा फ्रेंड भी सेम वही मॉडल परचेज़ करता है, तो उसकी जो लेंथ है और उसकी जो ब्रेथ है, उसकी जो हाइट है, उसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं, उसकी हेडलाइट का साइज़, उसके टायर का साइज़, उसकी ज़मीन से ऊंचाई जिसको ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगी। तो ऐसी जो फिगर्स होती है ना, जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे की कार्बन कॉपी होती है, उनको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि हम दिल्ली में कुतुब मीनार घूमने जाते हैं, तो कुतुब मीनार तो बहुत ऊंचा है ना, और अगर आप वहाँ से बाहर निकलेंगे तो वहाँ बाहर छोटा सा एक मार्केट लगा रहता है, वहाँ मार्केट में कुतुब मीनार के छोटे छोटे मॉडल्स बने रहते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे शो पीस में रखने के जो होते हैं आइटम्स। तो वो जो है वो अगर आप देखेंगे तो उस पर जो डिज़ाइन वगैरह बना रहता है बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुतुब मीनार जैसा है। तो ऐसी फिगर जो एक्चुअल में देखें तो एक फिगर तो बहुत ऊंची है और एक फिगर जो है वो छोटी सी है, लेकिन एग्जैक्टली रिजेंबल कर रही है उससे। तो जो रिजेंबलिंग फिगर्स होती हैं उनको हम बोल देते हैं सिमिलर फिगर्स। वो सिमिलर हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं है, नहीं तो एग्जैक्टली सेम होने के लिए तो उसकी भी उतनी हाइट होनी चाहिए थी जितनी एक्चुअल की कुतुब मीनार की। ताजमहल के बाद आपने देखा होगा छोटे छोटे ताजमहल मिलते हैं, तो वो भी बिल्कुल उनकी जो पिलर्स वगैरह, जो मीनारे वगैरह हैं, वो सब सेम है, लेकिन क्या है कि रिजेंबल करता है, एग्जैक्टली उसके जैसा नहीं है। इतना बड़ा ताजमहल तो इतना ही बड़ा दूसरा ताजमहल, ऐसा नहीं है। तो हम ये कहेंगे सिमिलर फिगर्स बड़ी और छोटी हो सकती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम होती हैं। ठीक है, तो हम अब जो ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे वो हम सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले आप एक थ्योरम नोट करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पहली जो आपकी एक्सरसाइज है वो टोटली इसी पर है। मैं क्वेश्चंस इसका प्रूफ भी है और इसके क्वेश्चंस भी, तो ये मैं आर्टिकल से करवाऊंगा आपको। नोट कीजिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैं लिख रहा हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में सबसे पहले आप नोट कीजिएगा स्टेटमेंट, लिखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसमें देखिएगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, intersecting the other two sides, comma, then it divides the two sides in the same ratio. Then it divides the two sides in the same ratio. ये स्टेटमेंट है। अभी मैं इसकी फिगर बनाकर समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा क्या है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया ABC। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, अगर
एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाए जो ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है, इस तरह से। ये हो गई डी और ये हो गया ई। तो डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। देन इट डिवाइड्स, यानी कि ये जो पैरेलल लाइन है इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स। तो देखिए ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल ड्रॉ करी गई है, तो बची हुई दो साइड्स कौन सी हो गई, ए बी और ए सी। ये लाइन जो है डी ई वो बी सी के पैरेलल ड्रॉ करी गई है, तो बची हुई दो साइड्स कौन सी हो गई, ए बी और ए सी। तो ये ए बी और ए सी को सेम रेशो पे डिवाइड करती है। किस रेशो पे डिवाइड कर रही है, देखिए रेशो में ये हो गया ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमको ये चीज़ प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा गिवन डी ई इज पैरेलल टू बी सी, गिवन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिएगा इसको प्रूव करने का क्या तरीका है। यहाँ हेडिंग डालेंगे प्रूफ, और याद रखिए भाई इसका प्रूफ जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। और जिस बच्चे के पास भी आर डी शर्मा हो, शुरुआत में ही आप देख लीजिए लाइन से, अभी आपको दिखा देता हूँ लाइन से देख लीजिए। एनसीईआरटी सीबीएसई 2002, 2005, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन से पूछा गया है। ठीक है, 2010 तक, थोड़ी पुरानी बुक है, अगर आपके पास नहीं होगी तो उसमें भी देखना इसका प्रूफ कितनी बार पूछा गया। अच्छा, ये बेसिक प्रोपोर्शन जो मैं अब करवाने वाला हूँ। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल में अगर एक साइड हमने चौथी साइड बना ली डी ई जो कि बी सी के पैरेलल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब आप अगर बुक उठाएंगे तो 2010 से और 2017 के बीच में ब्लैंक होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे 2010 तक का लिखा हुआ है, क्योंकि 2010 से 2017 तक बोर्ड एग्जाम नहीं होते थे, है ना, होम बोर्ड होता था। हाँ, होम बोर्ड होता था, मालूम नहीं आपको? हाँ, पहले होम बोर्ड होता था, 7 साल बीच में ऐसे गए हैं जब होम बोर्ड होता था। 2017 में दोबारा से बोर्ड चालू करा। होम बोर्ड ये है कि स्कूल में ही एग्जाम पेपर बन रहा है और स्कूल में ही चेक हो रहा है। नॉर्मल जैसे आपने 9th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में नहीं, वो बेकार था सिस्टम का, उस पर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जरा प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ में देखेंगे हम ये कहेंगे, सबसे पहले प्रूफ में हमको क्या करना होगा, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा फर्स्ट ड्रॉप, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, आगे लगा लीजिए एस। ड्रॉप परपेंडिकुलर्स DF drop perpendiculars DF and EG drop perpendiculars DF and EG on AC and AB respectively, on AC and AB respectively। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद ये तो फर्स्ट था कंस्ट्रक्शन, फिर सेकंड लिखिएगा जॉइन BE and CD, join BE and CD। join BE and CD। ठीक है, चलिए जी। तो अब आपको क्या करना है, अब नोट करते जाइएगा इन, ये लिखे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये लिखे एरिया
ऑफ ट्राइंगल ADE। हाँ जी, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, जहां पर भी कहीं ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रखा होता है, तो जिस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो तो हो जाता है बेस, और जो परपेंडिकुलर खुद होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE की बात कर रहे हैं तो हमने बेस को मान लिया इस बार AD, तो हाइट कितनी हो जाएगी EG की, ठीक है, हाइट हो जाएगी EG। तो लिखेंगे हाफ AD इंटू EG, हाफ AD इंटू EG, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं ये कहूँगा कि अब मैं EDB का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, ठीक है जी। अब जरा इसको देखने से पहले कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, वो देखने से पहले एक चीज क्लियर करते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, तो इसमें आप ये देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये है P, Q और R, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ QR इंटू PQ, हाफ बेस इंटू हाइट, बोलो समझ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये सोचिए कि अगर मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल है, और ये भी हमारे पास इसी तरह से PQR ये है, और कोई आपको बोले कि आपको बेस जो है वो QR लेना है, ठीक है, तो हाइट क्या लेंगे, PQ नहीं, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा ऐसे होगा, आप ये कहेंगे कि मैं इस वाले से, मैं QR को बेस ले रहा हूँ, तो हमारा तीसरा वर्टेक्स क्या बचा, P, है ना, तो P से परपेंडिकुलर QR पर ड्रॉप नहीं हो सकता, तो QR प्रोड्यूस्ड पर ड्रॉप करेंगे उसको, कैसे, ऐसे, इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए TS हो गया, तो बेटा ये तो हो गई हाइट, और ये जो QR है ये हो गया हमारे लिए बेस, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, इस तरह से, समझ गए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मुझे, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि मैं ट्राइंगल EDB की, मैंने लिखा ना एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, तो मैं EDB की बात कर रहा हूँ, और मैं बेस जो है वो DB को लेना चाहता हूँ, तो मुझे E से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो DB पर तो आएगा नहीं, DB प्रोड्यूस्ड पर परपेंडिकुलर कितना है, EG, समझ गए। तो मैं क्या बोलूँगा, हाफ DB इंटू EG, तो वो क्या होगा, जो बेस होता है, बेस से इस वर्टेक्स तक का ही एरिया निकलता है, ठीक है। मतलब ये मत सोचना कि अगर मैं एरिया निकालूंगा इसको मानकर तो ये पूरे ट्राइंगल का निकलेगा ना, एरिया उसी का निकलेगा जिसको आपने बेस माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से QR से और P तक का ऐसे एरिया निकलेगा। इसी तरह से अगर मैं बेस DB मानता हूँ तो मेरा हाइट ये है, तो मेरा DB से E तक का मतलब इतना ही एरिया निकलेगा, समझ गए मेरी बात, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB हाफ बेस यानी कि DB इंटू EG, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, ये जैसे हम लिखते हैं ना बार बार एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, है ना, तो ये लिखने की बजाय आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं इसको कि AR और ब्रैकेट में ट्राइंगल ADE, है ना, AR एरिया की शॉर्ट फॉर्म है, और ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगा दीजिए AR ट्राइंगल ADE। तो हम ये कहेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड अपॉन इसका लेफ्ट हैंड साइड अपॉन इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो एरिया AR ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड क्या, हाफ AD इंटू EG, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, हाफ DB इंटू EG, EG से EG कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB
इक्वल टू AD अपॉन TB। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी आगे चलता हूँ अब मैं। आगे चलेंगे। अब ये वाला जो था इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें EG कट गया। तो EG कटने का मतलब क्या है कि हमने दोनों ही केसेस में जो हाइट लिया है वो किसको लिया है? EG को। EG वाले परपेंडिकुलर, अब मैं DF वाले परपेंडिकुलर को हाइट लेकर इधर के जो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया निकालूंगा। वो देखना कैसे निकलेगा। अब मैं निकालता हूँ ट्राइंगल ADE का एरिया दोबारा से। जैसे ट्राइंगल ADE का यहाँ निकाला था तो इस बार भी ट्राइंगल ADE का निकालेंगे, लेकिन इस बार DG को हाइट लेंगे तो ऑब्वियसली AE को बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा लिखिए यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो बेस कितना हो गया AE और हाइट कितना हो गया DF, तो हाफ AE इंटू DF। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 तक तो हम पहुंच गए थे ना, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। उसके आगे चलेंगे। इसके आगे अब मैं कहूँगा कि जैसे मैंने ये निकाला था EDB इसका एरिया, इसी तरह से हम निकालेंगे DEC का एरिया, DEC। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा EC, तो निकाल तो पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो बेस है EC, हाफ बेस यानी कि EC इंटू हाइट, हाइट क्या लेंगे DF। ठीक है, तो हाफ EC इंटू DF। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। अब कहेंगे डिवाइड इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया of triangle DEC is equal to half AE into DF upon half EC into DF। DF से DF कट गया, हाफ से हाफ कट गया, ये हो गया। तो एरिया of triangle ADE upon area of triangle। अब सुनिएगा ये जो DEC लिखा हुआ है नीचे, इसकी जगह ये लिख दीजिए EDB। बताता हूँ अभी, बस लिख लो ट्राइंगल EDB और इधर लिखेंगे AE अपॉन EC। इसको बोलिएगा इक्वेशन नंबर 6 और यहाँ रीजन में लिखिएगा एरिया of triangle DEC, area of triangle DEC is equal to area of triangle EDB because these two triangles are on the same base and same base और same base पर आप लिख लीजिए DE, same base DE and between the same parallels DE and BC। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब आप क्या करिए, ये समझ में आ गया सभी को। हम DEC और EDB इन दोनों के एरिया को इक्वल क्यों कह सकते हैं देखिएगा, ये है DEC, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है DE,
ये है EDB, तो इसमें भी कॉमनली लाइन क्या आ रही है DE, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स एक तो DE पर बन रहे हैं ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स कौन सी है DE और BC, तो DE और BC के बीच में बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल जिसमें सेम बेस DE है। तो अगर दो ट्राइंगल्स जिनका बेस सेम होता है एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स तो उनका एरिया इक्वल होता है। ठीक है, बस ये थ्योरम 9th क्लास में करी थी और इसमें और कहीं पर इस थ्योरम का यूज़ नहीं होने वाला इस थ्योरम के प्रूफ के अलावा। मैं मत सोचना इस थ्योरम जो 9th में हमने करी थी इसका इतना सारा यूज़ कहीं कुछ होगा इसमें, नहीं, बस यही इसी में यूज़ होगा और कहीं नहीं। ठीक है, करी थी, ऐसे मत कहो भाई, पढ़ा तो होगा। चलिए जी, तो अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB, और इक्वेशन 6 का लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो आप कहें कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 6, ये बेटा कंपेयरिंग लिख दो या इक्वेटिंग लिख दो, एक ही बात है। इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, बस इतना करिए। मैं अभी एक इसका कन्वर्स की भी प्रूफ है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। ठीक, अच्छा, ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखा है ना, इसके ब्रैकेट में आप एक चीज और लिखें, THELES थेल्स थ्योरम। हाँ जी, इसको जो है थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। और आप बस 2 मिनट वेट करिए, मैं आगे आऊँ। BPT ज़्यादा बच्चे होंगे सारे देख रहे थे, सारे देख नंबर से हो 9H में बहुत बड़ी आई पे था लास्ट भी आई ये दीक्षा
चलिए ये मिटा रहा हूँ इधर से। अब हेडिंग डालिएगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, comma, then the line must be parallel to the third side. Then the line must be parallel to the third side. ठीक है, अब ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे वही ABC। ABC DE। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें ना उल्टा है, इसमें ये दे रखा है कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ये दोनों इक्वल है। तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर रेशियो इक्वल दे रखा हो, यानी कि अगर कोई एक लाइन ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल को इंटरसेक्ट करती हुई कोई एक लाइन ड्रॉ करी जाए, तो जैसे ये DE है तो ये इस ट्राइंगल की दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इन दोनों लाइंस को अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है ना। उल्टा प्रूव करना है। पहले क्या था, पहले ये था कि DE BC के पैरेलल है, देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब उल्टा है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दे रखा है, तो DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है ना, तो अब उल्टा प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, इसमें आप लिखेंगे गिवन AD अपॉन DB AD upon DB is equal to AE upon EC, ये दे रखा है। फिर लिखेंगे टू प्रूव DE is parallel to BC। टू प्रूव DE is parallel to BC, ये करना। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें ना
एक मेथड आपको याद होगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि प्रूफ if possible let us assume that DE is not parallel to BC and there is another line DF parallel to BC, ब्रैकेट में लिखिएगा as shown। अब देखिए, अगर देख रहे हैं तो देखने से तो समझ में आ रहा है कि DF जो है वो BC के पैरेलल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमने मान लिया कि जो DE है, हमने शुरुआत में ये मान लिया कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है और DF जो है वो BC के पैरेलल है। देखिए, किसी भी पॉइंट से गुजरने वाली कोई तो लाइन होगी जो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल होगी। किसी एक पॉइंट से गुजरने वाली इनफाइनाइट लाइंस होती हैं, तो D से गुजरने वाली कितनी लाइंस बना सकते हैं हम? इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। तो उनमें से कोई ना कोई लाइन तो BC के पैरेलल होगी। उस लाइन को मैंने DF मान लिया, मैंने मान लिया DF जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, अच्छा, अब उधर कर रहा हूँ उस तरफ। DF इस पैरेलल टू BC एज शोन। अब इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये लिखेंगे, सिंस DF is parallel to BC, so by basic, since DF is parallel to BC, so by basic proportionality theorem, by basic proportionality theorem, AD upon DB is equal to AF upon FC। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ गए मेरी बात? हम क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को तो हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम उसका कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है कि ये जो DF है, अगर ये BC के पैरेलल है तो इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो कि गिवन है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एक मिनट वेट कीजिए। हाँ जी, वो बंद कर देना प्लीज, लकड़ी वाला बंद कर दो, वो खराब हो गया था। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों ये भी AD अपॉन DB के इक्वल, ये भी AD अपॉन DB के इक्वल। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। लिखिएगा इक्वेटिंग 1 into इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को इक्वेट करिएगा। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AF अपॉन AE अपॉन EC इज इक्वल टू
AF अपॉन FC, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ गया, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC। अब इसमें कोई भी एक चीज़ कोई कट रही होती दोनों तरफ तो समझ में आता है, इधर AE है इधर AF है, कैंसिल आउट नहीं हो सकता, इधर EC है और इधर FC है, ये भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से AE और AF ये दोनों इक्वल आ जाए, AE और AF इक्वल आ जाए। अब सोचो जरा कि अगर AE और AF अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, अगर इनकी दोनों की लेंथ इक्वल आ गई, तो उसका मतलब क्या है कि F और E अलग अलग पॉइंट्स हैं ही नहीं, F और E एक ही पॉइंट है, और जब F और E एक ही पॉइंट है यानी कि F E पर लाई करता है, मतलब DE इज पैरेलल टू BC, और यही मुझे प्रूव करना है। अगर F और E एक ही पॉइंट हो जाएंगे तो DF विल बी कॉल्ड DE, DF को फिर हम DE कह सकते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा, अब सुनिए जरा, तो इसमें ना एक तरीका होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। हमें जो एक तो पूरी लंबी साइड है, लंबी साइड है AC, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड कर लो, ऐसे ही करके देखो जरा क्या आएगा। इधर है AE और इधर EC, तो AE और EC दोनों को अगर ऐड कर लिया तो क्या आ जाएगा, AC आ गया। इसी तरह से अगर इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड कर लिया तो देखो AF प्लस FC दोनों को ऐड करा तो ये भी AC आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या करना होगा इसमें कि हम जो है जो भी साइड, एक तो बड़ी वाली साइड है, बड़ी वाली साइड है AC, तो बड़ी वाली साइड जो है वो अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ तो वो बड़ी वाली साइड न्यूमरेटर में आ जाएगी। बताता हूँ भी कैसे। एक बड़ी साइड है AC, हमें क्या किसके इक्वल चाहिए, हमें AE और AF इक्वल चाहिए, तो मैं AE और AF पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मुझे दोनों इक्वल चाहिए, तो ये मेरे को इस इक्वेशन में चाहिए। तो जो चीज़ मुझे इक्वेशन में से हटानी नहीं है, जो मुझे फाइनली चाहिए, उसको मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूँ पहले, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लिखिएगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। ऐसे ना बहुत सारे एग्जांपल्स हम करेंगे, तो ये जो पहली बार बता रहा हूँ ये तरीका, तो ये आपको आगे और क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, EC अपॉन AE इज इक्वल टू FC अपॉन AF, ये हो गया। अब लिखिएगा एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो EC अपॉन AE प्लस 1 इज इक्वल टू FC अपॉन AF प्लस 1। अब आप देखेंगे होगा क्या, 1 ऐड करने से क्या होगा, ये जो टर्म है ये इधर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब LCM लेंगे तो ये हो जाएगा EC प्लस AE अपॉन AE इज इक्वल टू ये AF इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया FC प्लस AF अपॉन AF, ये हो गया। अब आप पहले ही बता चुके हैं कि EC और AE क्या है, देखो जरा, EC प्लस AE ये क्या है टोटल, AC, तो ये हो गया AC अपॉन AE। ऐसे ही देखिए FC प्लस AF, तो FC ये लंबी साइड FC और AF ये वाली साइड, तो दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा AC अपॉन AF। इधर भी AC इधर भी AC से AC कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो इधर क्या बचा, 1, इधर भी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, AF into 1 AE into 1, यहाँ से क्या आ गया, AE इज इक्वल टू AF। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AE into 1 मतलब AE और AF into 1 मतलब AF, तो AE is equal to AF, ये हो गया। यहाँ तक बताइए, समझ गए? Yes sir. नहीं? Yes sir. अच्छा, it implies that E and F are same points which means
that DE is parallel to BC. Which means that DE is parallel to BC. ये जो हमने शुरुआत में कहा था कि if possible let us assume that DE is not parallel to BC and there is another line DF which is parallel to BC. तो जब F और E दोनों सेम पॉइंट्स हैं तो हमने कहा F और E कोइंसाइड कर रहे हैं, सेम पॉइंट्स हैं, तो DF पैरेलल टू BC मतलब DE पैरेलल टू BC ये होता है। ठीक है भाई, ये दोनों ही थ्योरम्स हैं, इनका प्रूफ एक बार दोबारा से रिवाइज करके खुद से लिख कर देख लेना, नोट्स बंद करके, बुक बंद करके खुद से लिख कर देख लेना। इनमें से कोई ना कोई एक प्रूफ यहाँ भी जो एग्जाम होंगे और बोर्ड में भी आएगा ही आएगा। बुक उठा कर देख लो, चाहे RD चाहे RS, हर साल आया है, हर साल आया है, दोनों में से कोई एक। ठीक है ना, तो इनको छोड़ना मतलब, हाँ हर साल का मतलब एवरी है।